हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल जॉब्स। कहते हैं कोई भी काम हार्ड नहीं होता अगर आप इसको छोटी छोटी जॉब्स में कंप्लीट करो तो हर काम आसान हो जाता है। अगर आपका कोई भी गोल है तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करते हो उस गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो कि पहले मुझे ये अचीव करना है, देन ये। सिंपल सी बात है, सीए में फाइनल के एग्जाम आप सबसे स्टार्टिंग में तो नहीं दे सकते। अगर आप 12th पास हो तो आपको सिंपल सी बात है, पहले फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, देन इंटर की और देन फाइनल की। ऐसा नहीं कि आप कहो सर मैं तो तीनों के जो पेपर्स हैं वो एक साथ ही प्रिपेयर कर लूंगा। तो अगर कोई भी जॉब हार्ड आपको लगती है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो, इट विल बी इजी। तो इसी मोटिवेशन के साथ, इसी थिंकिंग के साथ और इसी कॉन्सेप्ट को हम इस सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि सीए में इंटर का जो ग्रुप 2 है उसमें जो पेपर नंबर 10 है, पेपर नंबर 10 के दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हम अलग से डिस्कस करते ही हैं, और पार्ट बी जो है वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का टारगेट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट है इसका केवल और केवल सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में कवर किए गए हैं, क्या वेटेज है और किस तरीके से हम अपनी क्लासेस में उसको कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा सब्जेक्ट है पेपर नंबर 10B, जैसा कि मैंने कहा 10A पार्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और 10B है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो पार्ट ए है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसकी वेटेज है 50 मार्क्स की। तो बची हुई जो 50 मार्क्स की वेटेज है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एग्जाम में वेटेज रहेगी आपकी 50 मार्क्स की, और इस 50 मार्क्स के लिए हमें टोटलिटी में 5 स्टडी नोट्स दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। एज पर आवर स्टडी मटेरियल 5 स्टडी नोट्स हमें दिए गए हैं 50 मार्क्स की वेटेज में। और वो 5 स्टडी नोट्स क्या हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। पहले जो 5 स्टडी नोट्स हैं वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है स्टडी नोट नंबर 6 से। तो स्टडी नोट नंबर 6 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसमें एक इंट्रोडक्शन गिवन होता है पूरे के पूरे सिलेबस का कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 5 टॉपिक है मेनली। एक तो है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एप्लीकेशन कहां कहां हो सकता है। फोर्थ आप देखोगे सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो वो कहां कहां से लेकर आ सकती है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या तरीके हो सकते हैं। और एन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, एन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। और ये जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट है इसमें थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये तो प्योर आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, ये तो प्योर थ्योरी देखने को मिलेगा। बट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी गिवन है, तो आप फाउंडेशन लेवल पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत देखकर आते हो। तो स्टडी नोट नंबर 6 को 5 पार्ट में यहां पे डिवाइड किया गया है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल जॉब्स। तो अगर स्टडी नोट नंबर 6 को
5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो ये 5 पार्ट्स अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग करें तो हमारे लिए ये टॉपिक काफी इजी हो जाएगा। अगर हम इसको क्यूमुलेटिव करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड देखने को हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा स्टडी नोट नंबर 7। स्टडी नोट नंबर 7 है आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का अगर एनालिसिस करना चाहे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, अगर वो फ्यूचर के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहे तो स्टडी नोट नंबर 7 उसके लिए हेल्पफुल होगा। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। तो फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए 3 टूल यूज किए जा सकते हैं जो हमारे सिलेबस में है। वन इज फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, जैसा कि आप 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो, आप वहां पे नेट प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, ये चीजें भी कैलकुलेट करते हो रेशियो एनालिसिस में। इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन की एक फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग जाता है कि अगर मैं कहूं लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट रेशियो था 20%, इस साल है 30%, तो यू कैन से सर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन हमारी बेटर हुई है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 2 रुपए था, इस साल 3 रुपए हो गया, तो यू कैन से सर अर्निंग पर शेयर कंपनी का बड़ा है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हुई है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग के लिए एक तो रेशियो एनालिसिस यूज किया जा सकता है, इसके अलावा फंड फ्लो का एनालिसिस यूज किया जा सकता है कि हमारे पास फंड कहां से आ रहा है, फंड कहां हमने यूटिलाइज किया है अपना, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने फंड कहां से रेज किया, उसको कहां यूटिलाइज कर रहे हो, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको फंड फ्लो एनालिसिस से आइडिया लग सकता है। और एक है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस इज नथिंग, आप लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हो बस वही कैश फ्लो एनालिसिस है। कहां से कितना कैश आया, कहां पे हमने कितना कैश खर्च किया, इससे आपको अपनी एक कैश पोजीशन भी पता चल जाएगी। तो स्टडी नोट नंबर 7 जो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। वन इज रेशियो एनालिसिस, देन फंड फ्लो एनालिसिस एंड वन इज कैश फ्लो एनालिसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टडी नोट आता है स्टडी नोट नंबर 8, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल, आप सबको आइडिया होगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सर डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है, डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए तो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, दैट इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। अब उस वर्किंग कैपिटल को हमें करना होता है मैनेज। वर्किंग कैपिटल क्या है सर? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग, आप सबको आइडिया होता है सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो सर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? सर करंट एसेट्स में नॉर्मली कैश आ जाता है, इन्वेंट्री आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं, ये चीजें आ जाती है। तो वर्किंग कैपिटल आपको अगर मैनेज करना है, अगर आपको करंट एसेट्स मैनेज करना है तो यू हैव टू मैनेज द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक देखना है। यू हैव टू मैनेज द डेटर्स, तो अपने को डेटर्स मैनेजमेंट दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट देखना है। कैश, तो सर कैश मैनेजमेंट देखना है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है कि मुझे कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए। अगर मैं डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल बिजनेस में लगा रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वो जानना है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें सीखना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल में फाइनेंसिंग जो है कितना पैसा इन्वेस्ट करना है अपने को। इसके अलावा 2 टॉपिक आप और देख रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी और इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी सर माल उधार देना, ये क्या है? क्रेडिट पॉलिसी ही तो है। मैं कस्टमर को 20 दिन का उधार माल दूं या फिर 40 दिन के लिए माल उधार दूं, ये क्या है? क्रेडिट पॉलिसी।
तो क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करते वक्त कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं, वो आ जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी में। और सर 20 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करूं कि 40 दिन का, जब आप ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे तो वो कवर हो जाएगा इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। एक्चुअल में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, डिटर्मिनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी एंड इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ये तीनों ही पार्ट रिसीवेबल से रिलेटेड, ये डेटर से रिलेटेड ही है कि हमें अपने कस्टमर को उधार माल देते वक्त कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए, कितने अमाउंट का उधार देना चाहिए, कितने दिन के लिए उधार देना चाहिए, इस सारा का सारा पोर्शन एक ही होता है जिसको हम यहाँ पे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अलग अलग पार्ट में डिस्कस करते हैं। स्टडी नोट नंबर 7 जो था, अगर मैं इसमें बात करूं तो रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, तीनों ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन होता है। हालांकि किस टॉपिक में से एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है, किसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंसिंग जो है वो प्रैक्टिकल होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होने को तो प्रैक्टिकल होता है, बट आपके सिलेबस में ये थ्योरेटिकल गिवन है। और ये जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल है वैसे ये प्रैक्टिकली होता है, बट ये आपके थ्योरी गिवन है। डिटर्मिनेंट भी आपके सिलेबस में थ्योरी गिवन है। इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी आपके प्रैक्टिकल गिवन है, और कैश मैनेजमेंट जो है ये भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। तो ये मैं आपको स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक में थ्योरेटिकल पोर्शन है और कौन से में प्रैक्टिकल पोर्शन है। एग्जाम में किसमें से प्रैक्टिकल आता है, किसमें से थ्योरी आता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 9 पे जब हम मूव करते हैं तो इसका नाम रखा गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजंस और लीवरेज एनालिसिस। एक्चुअल में ये अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनको एक ही स्टडी नोट नंबर 9 में यहां पे रखा गया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से फंड रेज करती है, जब ऑर्गेनाइजेशन यहां पे सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करती है, मार्केट से फंड रेज करती है, तो वो ये जानना चाहती है कि अगर मैं मार्केट में इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करके फंड रेज करूं तो क्या कॉस्ट होगी, अगर मैं लोन लेकर आऊं मार्केट से क्या कॉस्ट होगी, कितना इंटरेस्ट वगैरह मुझे पे करना पड़ेगा। वो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बोला गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें हम मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस करेंगे और साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे सिलेबस में गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। नाम से तो लगता है कि ये थ्योरी टॉपिक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, थ्योरीज कह दो चाहे अप्रोचेज कह दो, एक ही बात है। थ्योरीज कह दो, अप्रोचेज कह दो, मेथड्स कह दो, ये सब एक ही बात होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेज, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि अगर मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो जरूरी तो नहीं है कि सारा का सारा 1 करोड़ रुपए का मैं इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करूं। मैं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूं कि 50 लाख का इक्विटी इश्यू कर देता हूं, 50 लाख का लोन ले आता हूं, 50 लाख का इक्विटी इश्यू कर देता हूं, 20 लाख का लोन ले आता हूं, 30 लाख के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर देता हूं। मतलब आपके सामने जो भी ऑप्शन है फंड रेज करने के, आप उसका कोई कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। अब वो कॉम्बिनेशन क्या हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, वो कॉम्बिनेशन क्या हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, तो उस केस में डिसाइड करना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोचेज के थ्रू कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए, क्या डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन रखना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, ऑर्गेनाइजेशन के शेयर का प्राइस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा हो। कुछ ऐसे टारगेट लेकर कैपिटल स्ट्रक्चर को जब डिसाइड किया जाता है तो उस टॉपिक को नाम दिया गया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज।
तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को लेकर। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है सिलेबस के अंदर, एग्जाम में थ्योरी आएगा प्रैक्टिकल आएगा, वो मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में। इसके बाद डिविडेंड डिसीजन, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ होता है बीएसटी, और बीएसटी में अगर आपको याद हो तो आप एक चैप्टर पढ़ते हो छोटा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, में भी आधे बच्चों को याद हो आधे बच्चों को ना याद हो। बिजनेस स्टडीज हो सकता है कुछ बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड ही ना हो 11th-12th में, तो उन्होंने बीएसटी में ये ना पढ़ा हो, बट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जिन्होंने भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे जाके डिस्कस तो करने वाले हैं ही। मैं जिस चैप्टर के नाम को आपको रिलेट करवा रहा हूं वहां से, बीएसटी में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ते थे और आप कहते थे वहां पे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली 3 तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन, और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है फंड कहां से लाऊं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है फंड को कहां इन्वेस्ट करूं। और डिविडेंड डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि मैंने जो कमाया उसमें से कितना पोर्शन एज ए डिविडेंड दे दूं। तो डिविडेंड डिसीजन में ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि हमने जो कमाया उसमें से कितना पोर्शन हमें एज ए डिविडेंड देना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक पूरा का पूरा अलग से चैप्टर है, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, और चैप्टर के नाम के हिसाब से मैं बात करूं तो लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस जो है, लीवरेज का मतलब होता है प्रॉफिट, तो यहां पे हम लीवरेज एनालिसिस में प्रॉफिट और रिस्क को एनालाइज करते हैं कि हमारी क्या रिस्क बढ़ती है, किस लेवल पे क्या प्रॉफिट हो सकते हैं हमें। तो हम यहाँ पे रिस्क और प्रॉफिट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इन द केस ऑफ लीवरेज एनालिसिस। तो लीवरेज का डिक्शनरी मीनिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और रिस्क का क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे लीवरेज के अंदर डिस्कस करते हैं। ये भी प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा, डिविडेंड भी प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको एक अलग से चैप्टर जो कि टॉपिक के नाम में नहीं है बट चैप्टर है, पार्ट है, ईबीआईटी ईपीएस, दैट इज इन डिफरेंस पॉइंट और लेवल, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम ये देखते हैं कि ईबीआईटी और ईपीएस का क्या रिलेशन है। ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशन किस सेंस में देखेंगे, फंड रेज करने की सेंस में देखते हैं कि अगर मैं इक्विटी से फंड रेज करके आऊं तो ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा, अगर मैं लोन लेकर आऊं तो अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट आएगा। ये चीजें हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे ईबीआईटी ईपीएस और इनडिफरेंस पॉइंट और इनडिफरेंस लेवल के टॉपिक में। ये भी आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर द 5 पार्ट्स इन स्टडी नोट नंबर 9। और लास्ट जो स्टडी नोट नंबर गिवन है हमारे सिलेबस में, दैट इज स्टडी नोट नंबर 10, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन की एक टेक्निक का नाम है कैपिटल बजटिंग, कि हमारे पास जो कैपिटल है उसका एक बजट बनाना कि भाई कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखने को मिले। इस टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले पार्ट में कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग वगैरह गिवन है, देन बताया गया है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हमें क्यों लेने पड़ते हैं, क्या जरूरत है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने की, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, प्रोसेस क्या होती है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेने की, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कैसे किया जाए, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट वन, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, जिसमें हमें मेथड्स ऑफ अप्रेजल गिवन है कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपके सामने 2 ऑप्शन है और यू हैव टू डिसाइड कि सर किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे मेथड्स ऑफ अप्रेजल गिवन है जिनको अप्लाई करके वी कैन डिसाइड कि सर किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको ये जो लास्ट पार्ट है ये तो प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, बाकी ये जो पार्ट है ये सारे के सारे आपको थियोरिटिकल देखने को मिलेंगे।
तो ये 5 स्टडी नोट्स हैं, दिखने में 5 हैं, बट अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो ये 15 से कम नहीं है। और अगर मैं थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी यहाँ पे एक एक कंसिडर करके चलूं तो 20-25 से भी अबव चले जा सकते हैं। तो ये 5 स्टडी नोट्स हैं। मैंने ये तो बता दिया स्टडी नोट के नाम क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट कवर किए गए हैं। साथ में अब मैं बता देता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या रेलिवेंसी है, किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है, और किसमें से थ्योरी और किसमें से नॉर्मली एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वेटेज है 50 मार्क्स, टोटल 5 स्टडी नोट्स हैं, स्टडी नोट नंबर 6 से लेकर 10 तक। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी नाम बताए, तो स्टडी नोट नंबर 6 में 5 पोर्शन करके गिवन है, 5 टॉपिक गिवन है हमारे सिलेबस में। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। सर मीनिंग थ्योरी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मीनिंग से रिलेटेड। अभी तक अगर मैं पास्ट पेपर्स की बात करूं, जितने भी हमारे पेपर्स हुए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, 0 to 1 मार्क्स। मतलब इस मीनिंग में से कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता, और पूछा गया है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, इससे ज्यादा नहीं। और जब मैंने बोल दिया 1 नंबर का क्वेश्चन, इसका मतलब हमारे सिलेबस में जो एमसीक्यू पोर्शन आता है उसमें आप इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो थ्योरी है, प्योर थ्योरी है, कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं बनता। 1 से 2 नंबर की वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब मैं आपको कहता हूं 1 से 2 नंबर, इसका मतलब हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल एग्जाम में, और ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन। अब जब 1 से 2 नंबर की मैं बात कर रहा हूं तो अगेन ये एमसीक्यू पोर्शन में ही पूछा जाता है, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो तो हमारे 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर इस तरीके से आते हैं, और जो 4 नंबर में आते हैं वो थ्योरेटिकली शॉर्ट नोट आते हैं। तो 1, 2 या 3 नंबर तक अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन से सर एमसीक्यू पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं, थ्योरी पोर्शन है, और 0 to 1 मार्क्स इसकी वेटेज है। 0 मतलब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने 1 नंबर का एमसीक्यू देखा है एग्जाम में। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करूं तो है तो थ्योरी, मिनिमम टू मिनिमम 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 नंबर। जब मैं कहता हूं 2 नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मतलब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और जब 4 नंबर मैं कहता हूं तो शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पार्ट 1 में से यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यू, पार्ट 2 में यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यू, पार्ट 3 में यू कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यू, पार्ट 4 में एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। एसएन लिख रहा हूं मैं, एसएन का मतलब शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। पार्ट नंबर 5 जो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें थ्योरी है बट कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल भी है। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर वेटेज मैंने लिखी है 0 to 9 मार्क्स, तो इसका मतलब यह है कि हर बारी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 0 लिखने का मतलब है हर बारी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ। लेकिन 9 नंबर तक की वेटेज है तो यू कैन से सर इसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल के साथ साथ इसमें से शॉर्ट नोट भी बनता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्योंकि थ्योरी है तो थ्योरी में से एमसीक्यू, शॉर्ट नोट, और प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल पोर्शन भी आ सकता है। ये बताने के पीछे पर्पज ये है कि जब आप रिवीजन करें तो उस हिसाब से रिवीजन करें कि सर इसमें से एमसीक्यू बनता है तो मुझे एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर इसमें प्रैक्टिकल बनता है तो प्रैक्टिकल पे भी जाऊं, शॉर्ट नोट बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली चीजों को रिमाइंड करूं, समझूं चीजों को, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि एग्जाम में मुझे क्या लिखना पड़ सकता है, कितना पोर्शन वहां पे मुझे लिखना पड़ सकता है। स्टडी नोट नंबर 7 जो आता है दैट इज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, जिसके 3 पार्ट है। तो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में से प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें से मैंने कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखे हैं,
और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखें। शॉर्ट नोट वगैरह तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि रेशियो में शॉर्ट नोट पूछा जाए, बट एमसीक्यू और प्रैक्टिकल पूछने के ज्यादा चांसेस बनते हैं और इसकी वेटेज काफी ज्यादा हाई है। आप देख सकते हो 8 से 17 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है किसी भी पेपर में रेशियो एनालिसिस में से 8 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बात करूं, जहां तक मुझे याद है 2 बारी 17 नंबर तक के क्वेश्चन एक सिंगल एग्जाम में पूछे गए। और अगर आप कहते हो सर 50 नंबर की तो वेटेज है और उसमें से अगर 17 नंबर का क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से आ जाए, इसका मतलब ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। तो रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। फंड फ्लो एनालिसिस की बात करूं, केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन नहीं आता। कैश फ्लो एनालिसिस केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता। मिनिमम 4 नंबर की वेटेज, मैक्सिमम 8 नंबर की वेटेज यू कैन एक्सपेक्ट प्रैक्टिकल। और कैश फ्लो में 4 से 7 नंबर की वेटेज तक के क्वेश्चन प्रैक्टिकल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन है प्रैक्टिकल पोर्शन है। देखा गया है कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी आया, बट ये भी देखा गया है कि 11 नंबर तक के क्वेश्चन भी एक सिंगल पेपर में आए। और अगर 50 में से 11 नंबर के क्वेश्चन किसी एक सिंगल चैप्टर में से कभी दिख जाए तो मतलब 20% से ज्यादा वेटेज, तो 20% अगर या उससे ज्यादा वेटेज हो जाती है तो वो 5 स्टार कैटेगरी चैप्टर माना जाता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमें कोई भी सम, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें ना आता हो। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें उसका रिवीजन करना चाहिए। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है तीनों ही थ्योरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, डिटरमिनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तो फिर भी 2 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल और डिटरमिनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा गया अभी तक। इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से 8 नंबर तक का क्वेश्चन आप एग्जाम में इसमें देख सकते हो। नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिकली भी आता है, थ्योरेटिकली भी है, थ्योरेटिकली भी है, प्रैक्टिकली भी है। बट प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ। क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक केवल और केवल 2 नंबर के, दैट इज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। प्रैक्टिकली फिलहाल तो कैश मैनेजमेंट में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 9 पे अगर मूव करूं तो टॉपिक का नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजन, लीवरेज एनालिसिस। सर वैसे तो ये सारे के सारे टॉपिक ही प्रैक्टिकल तो है ही, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना के बराबर। 2 से 10 नंबर की वेटेज है। अगर थ्योरी क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेंगे तो एमसीक्यू में पूछ लेंगे, और इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में प्रैक्टिकल भी बनता है, थ्योरी भी बनता है। मेनली यू कैन एक्सपेक्ट शॉर्ट नोट या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या तो शॉर्ट नोट 4 नंबर में या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर तक की वेटेज हो सकती है। डिविडेंड पॉलिसी प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों आ सकता है, 1 से 8 नंबर तक की वेटेज है। इसमें मेनली आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लीवरेज एनालिसिस भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें भी आप एमसीक्यू और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लीवरेज को भी थोड़ा ध्यान से देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पे भी 11 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जाम में, एक सिंगल एग्जाम 50 मार्क्स में 11 नंबर तक के क्वेश्चन एक सिंगल एग्जाम में पूछे गए। 5 स्टार कैटेगरी में ये चैप्टर है मेरी तरफ से। लीवरेज में भी कोई पॉइंट, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए तो हमें ना आता हो। इसके अलावा जो ईबीआईटी, ईपीएस, इन डिफरेंस पॉइंट और लेवल है, प्रैक्टिकल है तो सही, बट एग्जाम में अभी तक प्रैक्टिकल केवल और केवल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही 1 नंबर में पूछा गया है, बाकी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया। इसके बाद जो लास्ट स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 10, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि पहले जो 5 पार्ट है वो तो थ्योरेटिकल है, और लास्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 6 वो प्रैक्टिकल है।
तो जो थ्योरेटिकल है उनकी वेटेज की मैं बात करूं तो कैपिटल बस्टिंग पे आपको या तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो एमसीक्यू 1 नंबर का देखने को मिल सकता है। नीड ऑफ कैपिटल बस्टिंग पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है थ्योरेटिकली। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग, कंट्रोल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 11 है। मतलब हर एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन तो आया हुआ ही है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं जाऊं 11 नंबर तक के क्वेश्चन एक सिंगल एग्जाम में पूछे गए। तो 5 स्टार कैटेगरी में अगेन ये चैप्टर आ जाता है हमारा। तो इसका मतलब सर 4 चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 टॉपिक्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कौन कौन से टॉपिक है सर? एक तो है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, उसके बाद आता है नंबर 4 टॉपिक है, एक तो है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल सर, इसके बाद आता है लीवरेज एनालिसिस, और एक आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, मेथड्स ऑफ अप्रेजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 स्टार कैटेगरी है, जिसपे अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल पोर्शन पूछा जाता है इसमें से, की वजह से वेटेज इसकी हाई आपको देखने को मिलती है। तो वैसे तो 5 ही स्टडी नोट्स हैं, बट अगर मैं पार्ट्स के हिसाब से जाता हूं तो 25 टॉपिक्स आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर चीजों को ब्रेक कर करके अंडरस्टैंड किया जाए, तोड़ तोड़ के समझा जाए, तोड़ तोड़ के किया जाए, तो आपके लिए चीजें इजी है। अब आप देख सकते हो, जब चीजों को तोड़ा गया तभी तो आपको मैं बता पाया कि फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चीजों को तोड़ा ना जाए और ये बोला जाए कि टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग इज ए स्टडी नोट नंबर 7, तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि फंड फ्लो कैश फ्लो रेशियो के अकॉर्डिंग में किसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए ज्यादा है? फिर मुझे आपको यह बताना पड़ता कि स्टडी नोट नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, स्टडी नोट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, स्टडी नोट नंबर 9 इंपॉर्टेंट है और स्टडी नोट नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। तो आप कहते सर पूरा ही तो इंपॉर्टेंट बता दिया, नया क्या बताया? फिर स्टडी नोट नंबर 6 ही तो छोड़ा आपने। लेकिन जब चीजों को तोड़ दिया गया तो आपके लिए चीजें इजी बन गई। सर फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, फंड फ्लो कैश फ्लो पे थोड़ा कम भी हो जाए चले, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी 5 पार्ट पे थोड़ा कम ध्यान हो जाए तो भी चले, लीवरेज पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी 4 पे थोड़ा कम भी ध्यान दूं तो चल जाए शायद, और कैपिटल बस्टिंग मेथड्स ऑफ अप्रेजल पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी 5 के कंपेरिजन। ये तो 5 स्टार कैटेगरी है, बट मैं आपको एक 4 स्टार कैटेगरी भी बताना चाहूंगा, जिसमें एक तो आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा। 9 नंबर की वेटेज भी कम तो नहीं होती, 9 नंबर की वेटेज भी मेरे हिसाब से कम तो नहीं होती, तो सर स्टार्स तो इनको भी मिलने चाहिए। तो मैं आपको एक सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी और बता रहा हूं, दैट इज 4 स्टार कैटेगरी, जो कि 5 स्टार से कम है बट बाकी टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर इसके बाद अगर मैं बात करूं फंड फ्लो एनालिसिस, 4 स्टार कैटेगरी। इसके बाद और आगे बढ़ूंगा, इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, 4 स्टार कैटेगरी। इसके बाद और आगे बढ़ता हूं, सर एक 5 स्टार कैटेगरी में एक टॉपिक और डालना चाहूंगा, और वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर भी मैं 5 स्टार कैटेगरी में डालना चाहूंगा। 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन है इसमें से, जो कि मुझसे स्किप हो गया। इसके अलावा 4 स्टार कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगा एक और चैप्टर, डिविडेंड पॉलिसी, 4 स्टार। बस इसका मतलब 5 टॉपिक ऐसे हैं जो 5 स्टार कैटेगरी हैं, और 4 टॉपिक, शायद 1 2 3 और 4 टॉपिक ऐसे हैं सर जो 4 स्टार कैटेगरी है। तो मतलब इनमें से बहुत हाई मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आता हूं 3 स्टार कैटेगरी पे,
अगर मैं आता हूं एक और कैटेगरी 3 स्टार कैटेगरी पे, तो सर 3 स्टार कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, कैश फ्लो एनालिसिस 3 स्टार कैटेगरी। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को भी 3 स्टार कैटेगरी। 5 नंबर का क्वेश्चन भी छोटा तो नहीं माना जाता सर। बस और कैटेगरीज नहीं बनवाऊंगा। कितने टॉपिक है टोटलिटी में सर? 5 3 8 और 4 12, तो 14, 5 19 और 6 25। अगर इसकी मैं बात करूं 25 में से 5 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार कैटेगरी, 4 टॉपिक हो गए 4 स्टार कैटेगरी, और 3 स्टार कैटेगरी में आपके 2 टॉपिक हो गए। तो इसका मतलब 25 में से 11 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है। क्यों सर? क्योंकि इसमें से हाई वेटेज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इनमें से कम मैं बात करूं जो मैंने कैटेगरीज बताई सर, ये इसमें तो 0 भी है, बट रेशियो एनालिसिस में 8 नंबर कम से कम है, फंड फ्लो में 4 नंबर कम से कम है, कैश फ्लो में 4 नंबर कम से कम है, 8 4 12 और 4 16। इसके बाद ये टॉपिक कभी नहीं भी पूछा गया 16, ये भी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं पूछा गया। 2 नंबर ये 18, ये हुआ है कभी नहीं पूछा गया। एक 19, एक 20 और 6 26। मतलब 50% पेपर 26 नंबर, 50 में से 26, 50 में से 26, मतलब आधा पेपर 50% पेपर तो आपका इसमें से पूछा ही पूछा जाएगा। और 50 भी नहीं, मैं आपको बोलता हूं 75% से ऊपर पेपर आपका इन टॉपिक में से आता है। 75% से ऊपर आपका पेपर 5 स्टार 4 स्टार और 3 स्टार कैटेगरी जो मैंने बताई है इसमें से आता है। तो एग्जाम टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे आपको ये जो स्लाइड्स है 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार कैटेगरी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आज पहली क्लास में मे भी आपको ये लगे कि हमें इसकी क्या जरूरत है, नो डाउट आपको अभी तो जरूरत नहीं है, बट एग्जाम से पहले जब रिवीजन की बात आएगी तो हर बच्चा पूछता है हमसे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। बेटा क्यों उस टाइम का वेट करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको मैं फर्स्ट क्लास में क्लियर कर रहा हूं कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्लाइड्स जो कि आपको एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे कुछ बेस्ट रिजल्ट्स हैं। लास्ट अटेम्प्ट में ही अगर मैं बात करूं, सोनू राजरवाल के 95 मार्क्स आए थे पेपर नंबर 10 में, कॉस्ट एफएम का जो पेपर है उसके अंदर। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे मार्क्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लाए हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसिंग भी है। और लास्ट लाइन जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोटिवेशनल फॉर यू। सर आपने अगर ध्यान देखा हो पहला पेज, यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है वो मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है। किस लिए? आपके लिए। फर्स्ट रो इज वेटिंग फॉर योर नेम, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सिंपल सी बात है, पहली लाइन आपके नाम का वेट कर रही है और मैं वेट कर रहा हूं कब आपका मेरे पास मैसेज और कॉल आए कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं कॉस्ट एफएम में। तो इस चीज का मैं वेट कर रहा हूं किसी भी स्टूडेंट से कि 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो 96 लेकर आओ, 95 प्लस तो लेकर आओ कम से कम, ताकि मैं उस फर्स्ट रो में आपका नाम लिख सकूं। 95 भी लेकर आओगे तो भी आपका फर्स्ट रो में नाम आएगा, क्योंकि जिसके लास्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। आस्था इज द ओल्ड स्टूडेंट, तो उसका नाम नीचे हो गया, सोनू के बाद में आए तो वो ऊपर चला गया। तो 95 भी लेकर आओगे तो फर्स्ट लाइन में नाम आपका आएगा और हमारी वेबसाइट पे आपकी फोटो आएगी। दिस इज द एफएम सिलेबस। अब सर इसमें से कुछ हमें कॉपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बेटा आपको कॉपी करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कोटेशन आप कॉपी में कॉपी करो, एक नया रजिस्टर लेकर बैठो, कॉपी में सबसे पहले ये कोटेशन लिखो, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल जॉब्स। तो आपको अगर कोई भी चीज टफ लगती है, मैं कहता हूं केवल ये सब्जेक्ट नहीं, आपको कोई भी सब्जेक्ट, आपको कोई भी चैप्टर, किसी चैप्टर में कोई भी पैराग्राफ अगर आपको टफ लग रहा है, अगर एक पैराग्राफ है तो 10 लाइनों का है,
आप उसको 10 पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, सेम लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहां जहां फुल स्टॉप है उसके अकॉर्डिंगली उसको आप 10 पॉइंट में डिवाइड कर लो, 10 पॉइंट्स बना लो, फिर आप पढ़ के देखो, आपको चीजें इजी लगने लग जाएगी। तो हमेशा चीजों को तोड़ के करोगे, किसी गोल को डायरेक्टली अचीव नहीं किया जा सकता, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में अगर हम अचीव करें तो इजीली उसको अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले तो यही लिखो, उसके बाद बताता हूं मैं आपको फर्दर क्या कॉपी करना है। इसके बाद अपनी कॉपी में हेडिंग पुट कर लो, सीएमए इंटर, सीएमए इंटर ग्रुप 2, ग्रुप 2 पेपर नंबर 10B, पेपर नंबर 10B फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीएमए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 10B फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद ये सब कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं है, ये जो 2 स्लाइड्स लास्ट में है इनको आपने कॉपी करना है, जिसमें आपको ये भी कॉपी करना है। सबसे पहले तो आप यही कॉपी कर लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वेटेज है 50 मार्क्स, 5 स्टडी नोट्स इसमें कवर्ड हैं, और उसके बाद ये सारा का सारा आपने कॉपी करना है। सर कौन सा टॉपिक थ्योरेटिकल है, कौन सा प्रैक्टिकल, कौन सा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल है, क्या एग्जाम में इसकी वेटेज रहती है, इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ में ये जो मैंने कैटेगरी दी है 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी, ये आपने कॉपी करना है। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास जो फर्स्ट क्लास थी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें मेरा पर्पस केवल और केवल इतना ही था कि मैं आपको आपका सिलेबस क्लियर कर दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें कितना पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, किस टॉपिक की क्या वेटेज है, एंड टू विश यू ऑल द बेस्ट। बस इसके लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपना सिलेबस फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।